नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा है कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते। हालांकि वह पहले जब जनरल था तब बताता था कि हम इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंडिया के साथ लड़ेंगे, ये करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन जैसे ही एक बार वो फॉर्मर जनरल से फॉर्मर जनरल हो गया, अब वो बता रहा है कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट ही नहीं है, हमारे टैंक काम नहीं कर रहे, हमारी ये चीज़ें काम नहीं कर रही, हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई है और हम इंडिया का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। और ये तो पहले से ही जग जाहिर है कि पाकिस्तान कभी इंडिया का मुकाबला कर ही नहीं सकता, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले, चाहे उसके नए जनरल आ जाए या कोई पीएम आ जाए या कोई भी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, ये सबको पता है। लेकिन सच्चाई जब वो लोग रिटायर होते हैं, वहाँ से दूसरे देश में जाकर बैठते हैं, तब बयां करते हैं। उससे पहले लगता है कि वो गजवाए हिंद कर लेंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। बस इन लोगों का ख्वाब बस एक ख्वाब बन के रह गया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कि सर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में कि जिसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। मैं पहले इसके ऊपर खुद बात कर चुकी हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी लेना बड़ा जरूरी था, क्योंकि जब हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं तो गुज़िश्ता चंद वर्षों में हमने देखा कि बहुत कुछ हुआ। एक चीज तो ये हुई कि एलओसी पर हमने एक ऐसा एग्रीमेंट दोनों के बीच देखा कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वो जो सीज फायर है वो हुआ। अब उस वक्त फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा, लेकिन अब एक दो सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम जहरा, इनकी एक गुफ्तगू सामने आई प्रोग्राम में, और उसमें ये बताया गया कि पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट जो होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये कि जाहिर है कि दिवालिया मुल्क जो करीब हो तो वो वहां पे नहीं पैसा। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि ये एक तरीके से कश्मीर का सौदा कर लिया गया था, ये जो सीज फायर हुआ और उसके बाद, और वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर आना था। लेकिन जब इमरान खान को पता चला तो इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ये तो फॉरेन ऑफिस को शामिल किया जाए, और फिर ये सब कुछ नहीं हो सका। सर मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो ये है कि ये जो सीज फायर एलओसी को कहा जा रहा है कि ये सौदा है, तो क्या आप भी समझते हैं कि ये इसी तरीके से ये एक सौदा है जो नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए था? देखें जी, सौदा जो होता है ना, उसकी बुनियादी डेफिनेशन ये है कि आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। ये जो है ना सरेंडर है, क्योंकि इसके जवाब में आपने कुछ लिया नहीं है। इसके जवाब में इंडिया से जो आपने लिया है वो ऑलरेडी आपके पास है। ये जो पूरी कहानी है ना, ये बहुत अरसा पहले जो है ना वो तश्त, क्या कहते हैं उसको, वो मुश्किल उर्दू हो जाती है, बहुत पहले से बाहर आ चुकी है। तशतजबाम जी। हाँ, वो मैं फारसी का लफ्ज़ है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। तो बाहर आ गई, तो ये इसमें बस इतनी नई बात है कि दो गवाह आ गए जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी अदरवाइज क्रेडिबिलिटी माइट बी इन क्वेश्चन, लेकिन क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट उनकी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड क्रेडिबिलिटी है। तो उन्होंने समझ लें कि गवाही दी है, बाकायदा गवाही दी है, जिसकी वजह से जो बातें लोग कर रहे थे, और इस पे हमने भी गालिबन आपके साथ या कहीं और प्रोग्राम किया था कि बाजवा साहब का जो डॉक्ट्राइन है वो कब चेंज हुआ, और इस हवाले से इंडिया के बारे में उन्होंने एक नया जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसको उन्होंने छुपाया नहीं। उन्होंने खुद जो अफवाज के अपने इंटरनल फोरम्स हैं, जो उनके वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं, उसमें भी, और उससे ज़रा बाहर निकल के जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे, उस पे उन्होंने खुल के तो इस तरह की बातों का इज़हार किया था। अब जिस तरीके से इन्होंने उसको पेश किया ना, ये उन्होंने बाजवा के खिलाफ एक इस्तिग़ासा के तौर पे, उनको इस बात का दुख नहीं है कि कश्मीर पे आपने सरेंडर कर दिया, या ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई। उनको दुख ये है कि बाजवा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। ये जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है। और वो डिसीजन किस बेस पे करता है? वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है, उसके पास डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, जंगी साजो सामान कितना है।
और वो नज़र आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता 1 साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है $2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी सी छोटी जंग भी है, 10 दिन की जंग, उस पर कितने $1 बिलियन चाहिए, जहाँ पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है, आपके जो है एक टैंक जो है वो 50 साल से एक जगह पे खड़ा है, तो मुमकिन आप उसको चलाएंगे तो 10 मिनट बाद उसके 10 पुर्जे आपको जरूरत पड़ गई। ये चीजें लगा के तो बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होता है। और ये सिर्फ जर्नल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। और अगर वो इस बात का इजहार करें तो इससे बड़ा एहसान अपने मुल्क पे कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने मुल्क को मिसगाइड करके, पब्लिक ओपिनियन को मिसगाइड करके तो ज़्यादा अरसा वैसे भी नहीं चल सकते। इसलिए अगर उसने ये सच्चाई बयान की है तो उसको ये चैलेंज करें ना, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दें कि नहीं जी बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास तो इतने हजार टन डीजल वहां पड़ा हुआ है। आपको पता है अमेरिका के पास कितना पेट्रोल रिजर्व में है, जर्मनी के पास, यानी आप हैरान रह जाएंगे अगर आप वो स्टैट्स देखें। पाकिस्तान के पास कितना है? तो जब आपके पास है ही कुछ नहीं, वो जिसको हुसन निसार कहता रहता है कि पल्ले ही कुछ नहीं, तो बातें आप इतनी लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, तो उसमें ज़ाहिर जर्नल्स जो हैं वो एक ख़ास माइंडसेट में ट्रेन होते हैं। उन्होंने जंगों और अमन के सवाल पे जो है चीज़ें गिननी होती हैं कि ये हमारे पास इतनी तोपें हैं, उनके पास इतनी है, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने हैं, और एक वार साइंस के उसूल के मुताबिक जो उनको स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसमें ये देखना होता है कि ये फतह या शिकस्त किसकी होगी। उसमें 313 वर्सेस 1000 वाला फार्मूला नहीं चलता। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमें इसको ज़रा बारीकी से देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है जो बात की है। जो मैं बात करने की बात ये नहीं कह रहा कि कश्मीर पे स्टैंडर करके एहसान किया, बल्कि बात जो उन्होंने की, चूँकि उन्होंने एक सच्चाई को तस्लीम किया तो लोगों को भी पता चले कि हम किस पानी में। अगर हकीकत में देखा जाए तो आम आइडिया ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अमन और जंग का सवाल है, उसमें जो है वो फौज रुकावट है। आमतौर पे आप सुनते आए हैं, हम भी कई दफ़ा बातों की रोह में बह जाते हैं और हम भी कह देते हैं, लेकिन अगर आप इसको हकीकत से देखें गहराई के साथ तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये होगा। अगर आप हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे हमारे दिमागों और मुंह में ठोंसी जाती है, तो आप मुझे एक जर्नल बता रहे हैं जिसने वार मॉन्गरिंग की हो अगेंस्ट इंडिया। ये जितने जर्नल थे इनको वन बाय वन देखें। जो सबसे पहला बड़ा फील्ड मार्शल और हायर देन पता नहीं क्या क्या जो अजीम शान जर्नल था, जनरल अयूब खान, उसने तो इंडिया के साथ कन्फेडरेशन की तजवीज़ पेश कर दी थी। और ये नहीं कि ऐसे बातों बातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया या किसी मीटिंग में कह दिया, उसने बाकायदा जाके तो अमेरिका में वाइट हाउस के थ्रू उसने इस तजवीज़ को लॉन्च किया। और अमरीकी बड़े खुश हुए, क्योंकि अमरीकी उस वक्त ये समझते थे कि जो बर्रे सगीर में जो है वो अमन बहुत ज़रूरी है, चूँकि यहाँ अगर कोई जंग की कैफियत है तो इससे सोवियत यूनियन को इंटरवेंशन का मौका मिलेगा या फिर चीन को इंटरवेंशन का मौका मिलेगा। इसलिए इस मौके से बर्रे सगीर से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ साथ हों। अब वो दोनों के साथ साथ करने की बात करते थे तो इस पे उनका मसला कश्मीर निकल के आ जाता था और दूसरे मसाइल आ जाते थे, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो जब अयूब खान ने ये तजवीज़ पेश की कि जी हम कन्फेडरेशन बनाने के लिए तैयार हैं, जिसका दूसरा मतलब ये था कि जॉइंट डिफेंस, जिसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जॉइंट डिफेंस होगा। ये बुनियादी तौर पे अमेरिकी फार्मूला भी था और 2 से ज़ायद अमेरिकी सदूर जो है उन्होंने ये बात की थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन कि पैसे हम देंगे, ऑब्वियसली चूँकि हम नहीं चाहते कि यहाँ सोवियत यूनियन पेशकदमी करे, तो आप जॉइंट डिफेंस बनाएं। और जब अयूब खान ने ये तजवीज़ पेश की तो वो हैरत ज़दा रह गए, लेकिन उसको जो है वो नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। नेहरू ने कहा कि वी हैव नो रीज़न टू गो दैट फार। पाकिस्तान को इतना बड़ा मुल्क नहीं, या हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम उसको एकदम उठा के तो इक्वल फुटिंग पे जो है वो पार्टनर बना दें। ज़ाहिर है कन्फेडरेशन का मतलब यही है ना कि 2 इक्वल पार्टनर्स हैं मुख्तलिफ हवालों से। और दूसरा ये कि जी नेहरू का जो अंदरूनी वजह इसकी ये थी
कि नेहरू बिल्कुल इस पे क्लियर था कि ये अमेरिकन इंटरवेंशन है और पाकिस्तान अमेरिकी ईमा पे ये तजवीज़ दे रहा है ताकि वो हिंदुस्तान को न्यूट्रलाइज करे सोवियत यूनियन और नॉन अलाइन मूवमेंट की। ये थी इसके पीछे पॉलिसी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा जनरल कहते हैं, जनरल अयूब खान, उसने तो अमन तो एक छोटी सी चीज़ होती है, उसने तो पूरा मुल्क ही जो है वो अटैच करने की बात कर दी थी। कहानी खत्म करो, उसके आगे जाएं आप। ये अलग बात है कि जनरलों के दौर में लड़ाइयाँ भी हुई, जो कि जाहिर है एक काउंटर प्रोडक्टिव उनकी एक्टिविटीज़ का एक पहलू था। लेकिन उसके आगे आप जाएं, मुशर्रफ को देखें जो दूसरा बड़ा स्टार जनरल है आपकी पूरी इस जो है वो सिलसिले का, उसको देखें कि उसने उसके तमाम क्रूनीज और उसके एसोसिएट और असिस्टेंट तस्लीम करते हैं कि उसने मसला कश्मीर हल कर दिया था। उसने जो है ये रास्ते खोलो और ये जॉइंट मैकानिज्म कश्मीर के अंदर और ये सारी चीज़ें, इस पर इतफाक हो गया था, हर चीज़ रेडी थी। ड्राफ्ट जो मसवदा जिसको आप कहते हैं दोनों के दरमियान, वो फाइनल हो गया था, बस दस्तखत करने बाकी थे। लेकिन उसके खिलाफ जो है वो तहरीक शुरू हो गई और उसकी हुकूमत अंडरमाइन हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उस वक्त इंडिया में इलेक्शन हो गए तो ये मामला टल गया। अब इसके बाद आप देखें ये दो बड़े जनरल जो थे, इसके अलावा जो छोटे छोटे जनरल भी थे, जो इनके अलावा मसलन ज़िया जैसा आदमी भी, जिसने इंडिया के अंदर जो है ये मिलिटेंसी और जो इन्फिल्ट्रेशन हुई उसकी की थी प्लानिंग, लेकिन उसने इंडिया के अंदर क्रिकेट डिप्लोमेसी और इस तरीके से जो है वो ऐसे इकदाम किए जो कोई सिविलियन नहीं कर सकता। और हर दौर में इस तरह के सो कॉल्ड किस्म के लोग पैदा होते रहे जो वार मॉन्गरिंग करते रहे एज ए सिविल सोसाइटी। मैं सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें ये जो हमारा आर्गूमेंट सबसे भारी है वो ये है कि जी चूंकि ये इनको बहुत बड़ा बजट मिलता है और वो इसलिए मिलता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इश्यूज चल रहे हैं और अगर वो इश्यूज डिफ्यूज हो जाते हैं तो उनकी जो है वो जवाजियत खत्म हो जाएगी कि हमें इतना बजट क्यों मिले। अरे भाई, जवाजियत उनको चाहिए किस लिए? वो आपसे कोई आर्गूमेंट करके बजट थोड़ा ही लेते हैं, सही। वो तो आपको डंडा दिखा के बजट लेते हैं। उन्होंने कौन से आपसे वोट लेने हैं कि जनाब आप मान जाएं? वो तो आपको जाके हुक्म देते हैं। इसलिए ये कहना कि उनको अवाम के लिए किसी जवाज की जरूरत है कि भाई हमें ये 50 मिलियन दे दो चूंकि हमें इंडिया से वास्ता है, दे डोंट नीड टू डू दैट। ऑलराइट। पाकिस्तानियों को हमेशा से लगता है कि वो गजवाए हिंद कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी औकात बताते हैं जनरल कि हमारी औकात क्या है हिंदुस्तान के सामने, तब वहाँ पर बवाल मच जाता है पाकिस्तान में। अरे अरे, जनरल ने ये कह दिया, जनरल बाजवा ने ऐसे कह दिया, इस तरह की बातें होने लगती है। क्योंकि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की औकात पाकिस्तानियों को बता दी है कि हम इंडिया के साथ कभी भी वार नहीं लड़ सकते। अगर लड़ेंगे तो उनको पता है कि उनका अंजाम क्या होगा। क्योंकि जिस मुल्क में लोग आटे के लाइन में लगे हों वो वॉर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। वो अपने आवाम को आटा खिलाएगी या गोली, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने वॉर स्टार्ट की तो न उसके पास आटा रहेगा न गोली रहेगा, दोनों से हाथ धोना पड़ेगा और पूरी पाकिस्तानी आवाम भूखी मर जाएगी। क्योंकि उसे भी पता है कि हम उस स्थिति में नहीं हैं कि भारत से लड़ाई कर सकें। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि भारत से समझौता कर लें जिससे लड़ाई के कोई चांसेस न बने। लेकिन फिर भी ये लोग छोटी मोटी ओछी हरकत करते रहते हैं अपने आतंकवादी भेजकर। अब जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के दुखती रग पर नमक छिड़कने का काम किया है। उसने जो ये बयान निकल के बाहर आया है उससे पाकिस्तानियों का दिल और धक धक करने लगा। अब कहीं भारत अटैक न कर दे, अटैक कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से काम करेंगे, इस तरह की बातें होने लगी। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी पहले भी किसी काम की नहीं थी और आज भी किसी काम की नहीं है। बस वो लोग जिहाद करना जानते हैं। वो तो आर्मी है ही नहीं, वो एक जिहादी हैं। पाकिस्तान में ऐसे सारे लोग जिहादी ही हैं, लेकिन आर्मी खासकर ट्रेंड जिहादी हैं। बाकी ऐसे जिहादी हैं, आर्मी ट्रेंड जिहादी हैं जो आतंकवादियों को पनाह देती है या खुद भी आतंकवादी जाकर बनते हैं आर्मी के लोग ही। ऐसा हमने देखा है कई बार कि पता चला कि वो लोग पूरे ट्रेंड थे, जो भी आतंकवादी आए इंडिया में घुसा वो लोग पूरे ट्रेंड थे। पहले उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद इंडिया में भेजा गया। बिना ट्रेनिंग के वो लोग इंडिया नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
कि अगर बिना ट्रेनिंग के जाएंगे तो इंडियन आर्मी मिनटों नहीं लगेंगे इसे टांग के लंबा लिटा देंगे। क्योंकि जो बाजवा है वह जनरल रह चुका है पाकिस्तान का, तो उसे पता है कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है और हमारे पास क्या क्या एबिलिटी है, हम किस फ्रंट पे वॉर लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसी लेवल पर ये बातचीत बाहर निकल कर आई है कि उसे पता है कि वहाँ पे चीज़ें किस तरह से होती है, किस तरह से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अगर इंडिया से अगर उसकी तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास इस एक ही चीज़ है कि वो न्यूक्लियर है, लेकिन वो उसका भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है वो जिस दिन इस न्यूक्लियर का यूज करेगा उस दिन पाकिस्तान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी भी अपनी मजबूरी है। और जनरल बाजवा को तो सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपके कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।